क्या सच में इतनी तकलीफ होती है? बरसात के बाद नदी जब अपना पानी समेटती है तो कुछ पानी किनारे के गड्ढों में छोड़ती चली जाती है। मुख्य धारा से पीछे छूट गया पानी भी बहना चाहता है। वह तड़पता है सागर से मिलन के लिए, पर सभी की किस्मत में सागर की नमकीन लहरों पर खेलना नहीं होता। कुछ की किस्मत में गर्म धूप की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर बादलों में गुम हो जाना लिखा रहता है। लेकिन यह सब भूलकर गड्ढों में फंसा पानी मछलियों के लिए घर बनाता है। मछलियों की अटखेलियाँ देखकर वह अपनी लाचारी भूल जाता है। वह इस दर्द को भूल जाता है कि उसके साथ का पानी बहकर आगे जा चुका है। पानी का स्वभाव स्त्री सा होता है, तरल और जीवनदायी। जीवन देने की लालसा में स्त्रियां कभी अपने दुख दर्द की परवाह नहीं करती। सुनीता का जीवन भी इन्हीं गड्ढों के पानी की तरह था। सालपुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी। खेतों के पार एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। नदी और पहाड़ी के बीच की समतल भूमि में ताड़ के वृक्षों की बहुलता थी। बैसाख लगते ही इनसे ताड़ी निकालने का काम शुरू हो जाता था। ताड़ी निकालने का काम बटाई पर होता था। जिनके ताड़ के वृक्ष थे उन्हें बांटकर आधी ताड़ी मिल जाती थी। ताड़ी पीने वाले ताड़ी पीकर मस्त हो कहीं आम वृक्ष के नीचे बेसुधा होकर पड़े रहते। इन्हीं बेसुधा पड़े रहने वालों में से एक नाम था सुनीता के पति बीमल का। बीमल एक छोटा किसान था। किसान इसलिए कि उसके पास खेत थे, पर बीमल को किसानी का काम कभी नहीं सुहाया। इसलिए वह खेतों को बेचकर खाने लगा। वह दिन भर खाली बैठा रहता, ताड़ी शराब पीता और जब पैसों की कमी होती तो खेत का एक टुकड़ा बेच देता। बीमल अपने घर में अकेला था। माँ बाप उसके गुजर चुके थे और भाइयों ने उसे अलग कर दिया था। काम नहीं करने वाले आदमी को भला कौन बिठाकर खिलाता। भाभीयों के रोज रोज तानों से तंग आकर बीमल को भी लगा कि बंटवारा करके अलग हो जाना ही उचित है। आखिरकार बीमल भाइयों से अलग होकर अपनी रोटियां खुद सेकने लगा। जब बीमल भाइयों से अलग हुआ तब उसकी शादी तक नहीं हुई थी। स्वयं से रोटियां सेकने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वह लंबा चलता रहा। बीमल की शादी नहीं हुई। भाइयों ने उसकी शादी करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके मन में यह बात शायद चल रही थी कि अगर बीमल की शादी नहीं होगी तो आखिरकार उसके हिस्से की ज़मीन भी उन्हीं की हो जाएगी। बीमल की शादी की उम्र कब की गुजर चुकी थी। बीमल सुबह में रोटियां सेककर दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसने अपने हिस्से की ज़मीन को बटाई पर उठा दिया था। एक बांट कर जो मिल जाता उसमें गुजारा करता और ज़रूरत होने पर खेत का एक टुकड़ा बेच देता। गर्मी के दिनों में जो लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे वही लोग महुआ चुआने का भी काम करते थे। बीमल की शाम महुआ की मस्ती में गुजरती। एक दिन दारू के झोंक में रोटी सेकते वक्त उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में एक अदद औरत की बड़ी कमी महसूस हुई। अगर औरत होती तो उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलाना पड़ता। उसने सोचा उसी पल। उसने निश्चय कर लिया कि वह कहीं से भी एक औरत का जुगाड़ करेगा। वैसे तो वह एक औरत के पास जाया करता था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसका मन खराब हो गया। उसे वह कैसे अपने घर पर लाकर बिठा सकता है। उसके पास तो ना जाने कितने लोग जाते हैं। वह तो एक ऐसी औरत लेकर आएगा जो सिर्फ उसकी होगी। भाइयों एवं भाभीयों से तो उसे कोई उम्मीद थी नहीं। बीमल जिस इलाके का था उस इलाके में जिनकी शादी नहीं हुई थी वैसे कई लोग लड़कियां खरीद कर लाए थे और शादी कर ली थी। बीमल ने निश्चय किया कि वह भी अपने लिए लड़की खरीद कर लाएगा। बीमल ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग लाई और वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल हो गया। लेकिन
इस उपक्रम में उसे अपनी बहुत सारी जमीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था कि उसके घर में कोई रोटी बनाने वाली तो आ गई। वह एक गोरे रंग, तीखे नए नक्श वाली सुंदर सी औरत थी। गांव वाले उस औरत के बारे में भली बुरी बातें करते, परंतु बिमल इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। वह सुनीता पर जान छिड़कता, उसकी सभी फरमाइश पूरी करता। बिमल दिन में घर के बाहर खटिया में सोया रहता। सुनीता जब घर में अकेली परेशान हो जाती तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। सुनीता अपने घर के पुराने दरवाजे की चौखट से ओट लगाए, सर पर पल्लू डाले एवं पल्लू का एक सिरा अपने दांतों से दबाए उधर से गुजरते लोगों को अक्सर दिख जाती थी। वह लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे बंगला के सिवा कुछ नहीं आता था और गांव के लोगों को बंगला का ब भी नहीं पता था। गांव की औरतें जब कभी बिमल के घर पर गली बुलने जाती तो वह दौड़कर मचिया लेकर आती और औरतों को कहती, बोसो बोसो। औरतें उसके इस बोसो पर ठठाकर हंस देती। हालांकि धीरे धीरे उसने गांव की भाषा सीख ली थी। बिमल के घर में सुनीता के आने के बाद खर्चे बढ़ गए थे। इसी दौरान उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। बिमल के पास पहले से ही छोटी सी खेती थी। उन्हीं खेतों को बेच बेच कर खा रहा था, लेकिन बेचकर खाने से तो सोने का पहाड़ भी कम पड़े। फिर बिमल की खेतों की बात ही क्या थी। एक दिन ऐसा आया जब बिमल के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। बिमल 60 बरस पार कर चुका था। अब नया कोई काम होने वाला नहीं था और सच तो यह है कि गांव में नया काम करने की कोई संभावना भी नहीं थी। जिंदगी भर बैठकर खाने वाला आदमी शारीरिक परिश्रम वाला काम भी नहीं कर सकता था कि मजदूरी करके अपने 2 रोटी कमा ले। कुछ दिनों तक तो उधार पैंचा लेकर काम चला, पर जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो एक दिन बिमल घर छोड़कर भाग गया। सुनीता अब उस गांव में अकेली और बिना किसी सहारे के हो गई थी, पर उसे तो अपने 2 नन्हे बच्चों को सहारा बनना था। भूख किसी की सगी नहीं होती। जब सुनीता के बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे तो माँ का ममतामयी दिल बिखल पड़ा। पड़ोसियों से 2 रोटी की भीख मांगकर लाई। जिसका पति घर छोड़कर भाग जाए उसके पड़ोसी भी दिलदार नहीं होते। पड़ोसियों ने शीघ्र ही दुरदुराना शुरू कर दिया। अब क्या करे, सुनीता सोचती, कभी विचार करती कि कुएं में कूदकर जान दे दे, लेकिन बच्चों का ख्याल उसके पैर रोक लेता। कभी विचारती कि बच्चों समेत कुएं में कूद जाए, फिर सोचती कि आखिर बच्चों की जान लेने का अधिकार उसे कैसे है, तो फिर क्या करे। वह खरीद कर लाई गई थी, इसलिए माँ बाप और मायके का संबंध तो कब का छूट गया था। एक दिन रिश्ते का भतीजा थोड़ा सा चावल लेकर आया। सुनीता को जीवन की थोड़ी आशा बंधी, परंतु एक हाथ से चावल देते हुए दूसरे हाथ से उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। सुनीता बोली, मैं आपके माँ जैसी हूँ। भतीजा तो वहाँ से चला गया, पर एक शाम की भात की आस भी चली गई। एक दिन भूख से अपने चरम बिंदु पर पहुँचने लगी। उसे लगा कि उसका प्राण गले में आकर अटक गया। बेटे भूख से बेसुधा खटिया पर पड़े थे। सुबह से उन्हें पानी पिलाकर फुसला रही थी, पर पानी पिलाकर बच्चे तो फुसल जाते हैं, भूख को फुसलाना संभव नहीं है। फिर आकर खड़ी हो जाती है। शाम के धुंधलके में सुनीता बच्चों को साथ लिए घर छोड़कर यह सोचकर निकल पड़ी। कई दिन भूखा रहने के बावजूद वह दिन में यह सोचकर नहीं निकल सकी कि कहीं समाज के लोगों को उसके घर से बाहर जाने का पता न चल जाए, जिससे बिमल की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। रास्ते में उसके बड़े बेटे ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, माँ तुम जादू से रोटी नहीं बना सकती? इस बात पर सुनीता की आंखें भर आई। काश बेटे मैं बना पाती। भूख से बेहाल सुनीता कस्बे के बस स्टैंड तक पहुँचते पहुँचते निढाल हो गई। सड़क किनारे गड़े चापाकल में पानी पीकर वह कहीं एक झोपड़ी नुमा होटल के बाहर कटे वृक्ष की भांति गिर गई। मानसिक रूप से बटोरी गई सारी शक्तियाँ मानो टूटकर बिखर गई। घास जब तक जमीन में अपनी जड़ से जुड़ी रहती है
तब तक बड़ी से बड़ी आंधियां भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन जड़ से उखड़ते ही घास तिनके में तब्दील होकर उड़ जाती है। थोड़ी देर में जब उसने जरा होश संभाला तो देखा कि बच्चे भूख से बिलख रहे थे। छोटा वाला तो एकदम अधमरा सा हो गया है, वह रो भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें उलटने लगी थी। सुनीता ने साहस करके होटल वाले से कहा, भैया एक रोटी दे दो, बच्चे को खिलाना है। होटल वाले ने पूछा, पैसे हैं? पैसे तो नहीं है, उसने कहा। पैसे नहीं है तो रोटी क्या मुफ्त में मिलेगी? चल भाग यहाँ से। होटल वाला घुड़का, बच्चा मर जाएगा भैया, रोटी दे दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। उसने कहा, अच्छा तो पहले काम कर के दे, फिर रोटी लेना। होटल वाले ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बच्चे को इधर चौकी पर रखो और अंदर आओ। होटल वाला उसे होटल के पीछे बने कमरे में ले गया, जिसमें आटे की बोरियां रखी थी। हैवान भरे दिल का यह आदमी उसे उस बोरी में बंद कर देता है और अगली सुबह सुनीता को बेच देता है। उसी के साथ उसके बच्चे भी भूख से मर जाते हैं और इसी के साथ सुनीता और उसके बच्चों की कहानी खत्म हो जाती है। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।